बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि सेकेंड पोर्शन मुश्तमिल है ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स की दो चीजों को डिस्कस करेंगे। एक उनका इंट्रोडक्शन और दूसरा उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, जो ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप 14 एलिमेंट्स। यानी ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स का एक और नाम क्या है? ग्रुप 14 एलिमेंट्स। स्टूडेंट, ग्रुप फोर्थ ए को ही हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कार्बन फैमिली। और स्टूडेंट्स, अर्लियर डेज में हम इस ग्रुप फोर्थ ए को एक नाम देते थे और वो नाम था टेट्रेल्स। स्टूडेंट, ये जो टेट्रेल्स है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड टेट्रा से है और टेट्रा से क्या मुराद है? 4। अब इसको 4 क्यों कहा गया इस ग्रुप को, वो भी आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। बहरहाल स्टूडेंट्स, जो ग्रुप फोर्थ ए है, ग्रुप फोर्थ ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइजेस से मुराद है स्टूडेंट्स मुश्तमिल होना। किस पर मुश्तमिल है? कंप्राइजेस एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले है कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और स्टूडेंट्स एंड पे क्या है? लेड। स्टूडेंट्स, अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फोर्थ ए की पोजीशन नजर आ रही होगी। एंड ग्रुप फोर्थ ए इज द सेकंड ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हिच कंसिस्ट ऑन 5 एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? लेड। स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिएगा कि मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए ये जो एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दिया, इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में मैंने ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट्स लिख दिए, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। दूसरे कॉलम में इन एलिमेंट्स की सिंबल्स लिख दी, जैसे कार्बन की है C, सिलिकॉन की SI, जर्मेनियम की GE एंड सो ऑन। और स्टूडेंट, तीसरे कॉलम में मैंने इन तमाम एलिमेंट्स की आपको अपीयरेंस शो कर दी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन सा एलिमेंट नेचर में किस तरह की अपीयरेंस रखता है। बहरहाल स्टूडेंट्स, अब आ जाइए जरा नेक्स्ट जो है, देयर इज अ मार्क्ड चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। कब? फ्रॉम कार्बन टू लेड। अब स्टूडेंट, मैंने इसमें यह कहने की कोशिश की कि इस ग्रुप में जो टॉप पर मौजूद मेंबर कार्बन है और जो बिल्कुल बॉटम पर मौजूद लेड है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई नई बात नहीं। हमने ये पढ़ा है कि किसी भी ग्रुप में मौजूद जो टॉप पर मेंबर है, वो बकिया मेंबर्स की निस्बत क्या करता है? डिफरेंटली बिहेव करता है। तो सर, यहां पे भी जो कार्बन है, वो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, चाहे वो लेड है, चाहे वो टिन है, चाहे वो जर्मेनियम है, उनसे क्या करता है? डिफरेंटली बिहेव करता है। लेकिन स्टूडेंट, ये बात अगर यहां पे लिखी है तो इसमें एक खास वजह है। वो वजह क्या है? दिस ग्रेडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट दर्जा बंदी, इज ऑफ सच नेचर, however there are very few similarities between the extreme members। मैंने इसमें ये बात कहने की कोशिश की है कि नो डाउट कि कार्बन और लेड एक ही ग्रुप में मौजूद हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत ही क्या करती हैं? डिफरेंटली बिहेव करती हैं। यानी इनकी एक दूसरे के साथ जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स, अब है इसका क्या मतलब है कि 10 कार्बन एंड लेड डिफर वेरी कंसिडरेबली माना बहुत ज्यादा, फार मोर देन डू लिथियम एंड सीजियम इन ग्रुप फर्स्ट ए। यानी स्टूडेंट्स, इन लाइंस में मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने कहा कि फोर्थ ग्रुप में जो कार्बन और लेड है, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत वेरी करती हैं। इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत ही कम है। अब किसी भी ग्रुप में अगर आप अगेन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल देखें तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में फोर्थ है ग्रुप में जो टॉप पर मेंबर है दैट इज कार्बन और जो बॉटम पर है वो क्या है? लेड।
इनकी प्रॉपर्टीज भी वेरी करती हैं, लेकिन इनमें जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स एक्सट्रीम मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप, यानी लिथियम और सीजियम। यानी लिथियम और सीजियम की प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कम है एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड लेड इन द फोर्थ ए ग्रुप। अब स्टूडेंट्स ये डिफरेंस क्यों है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका एक हिंट दे देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं कि आखिर कार्बन और लेड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क कैसे है। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट 118 के करीब एलिमेंट्स हैं। 117 एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं और वाहिद एक एलिमेंट कार्बन और उसके कंपाउंड को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 117 के लिए अलहदा ब्रांच, कार्बन को स्टडी करने के लिए अलहदा ब्रांच। तो इसका मतलब है कि कार्बन में कुछ ना कुछ क्या है खास, जो कि पीरियोडिक टेबल में किसी और एलिमेंट या इसी के ग्रुप मेंबर लेड में भी मौजूद नहीं है। वो क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्यों वेरिएशन है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल स्टूडेंट्स नेक्स्ट जरा देखिएगा जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, सब शेल्स। तो स्टूडेंट अगर आप ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स को देखें तो ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। स्टूडेंट्स एक कॉलम में मैंने इन सब के क्या लिख दिए? सिंबल्स लिख दी। और स्टूडेंट दूसरे कॉलम में मैंने इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख दिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, टिन का एटॉमिक नंबर है 50 और लेड का एटॉमिक नंबर है 82। स्टूडेंट्स अब अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है दैट इज 1s2 2s2 2p2। और अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं स्टूडेंट्स तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और स्टूडेंट अगर मैं सिलिकॉन से जर्मेनियम की बात करूं तो जरा गौर कीजिएगा कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2s2 2p2। सिलिकॉन की क्या बनी? 3s2 3p2। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि जो जर्मेनियम की है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 4p2। और इसी तरह स्टूडेंट्स टिन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5s2 5p2। और लेड की क्या होगी? 6s2 6p2। स्टूडेंट्स यहां पे एक बात जरा क्लियर कर लीजिए कि जब आप सिलिकॉन से टिन पर आते हैं तो स्टूडेंट्स टिन पर आते हुए d ऑर्बिटल की क्या हो जाती है? इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और इसी तरह जब आप लेड में आ जाते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है f ऑर्बिटल। तो बहरहाल स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो इन सब की जो वैलेंस सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है उन सब में क्या मौजूद है? s में 2 और p में 2। तो स्टूडेंट्स मैं जनरलाइज करके जो ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरलाइज करके लिख सकता हूं क्या? ns2 एंड np2। स्टूडेंट्स यहां पे n से मुराद आपको पता है, n से मुराद स्टूडेंट्स यहां पे क्या है? दैट इज शेल नंबर। यहां स्टूडेंट्स आप इसको क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब आप कार्बन की बात करते हैं तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। जब आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो n की जगह पर 3। और जब आप जर्मेनियम की बात करते हैं तो n की जगह पे क्या आ जाता है? 4। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रखी इन सब शेल, लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करूं तो आप देख सकते हैं कि चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 6 होगी और प्रोटॉन की तादाद भी क्या होगी? 6 का क्या मतलब है कि कार्बन के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह स्टूडेंट जब आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के पहले शेल यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में स्टूडेंट्स इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसी तरह आप प्रोसीड करते जाएंगे टुवर्ड्स द लेड। स्टूडेंट्स ये शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन बताना मखसूस ये था कि अगर आप गौर करें तो जो कार्बन है
इसके पेनल्टीमेट शेल, आपको पता है कि पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, शेल नेक्स्ट टू द लास्ट शेल, यानी लास्ट शेल से जो पहले वाला शेल है, दैट इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो कार्बन के पेनल्टीमेट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो सिलिकॉन है इसके पेनल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर आप जर्मेनियम की बात करते हैं तो उसके पेनल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट मैंने आपको सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी और साथ ही साथ मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, तो ये याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स आ जाइए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4th A एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 4th A की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स इन प्रॉपर्टीज को बड़ी ही डिटेल के साथ मैंने समझाने की कोशिश करूंगा आपके साथ, और इसको आपने भी कंसेप्चुअली क्या करना है, याद रखना है। स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स आप सबको इस बात का पता है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट अगर आप 4th A ग्रुप की बात करते हैं तो यहां पे भी क्या है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं फ्रॉम कार्बन टू लेड, तो चूंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं इस वजह से रेडियस भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि जो कार्बन है इसका रेडियस है 77 पिकोमीटर, कार्बन से नेक्स्ट सिलिकॉन है इसका रेडियस है 118 पिकोमीटर, सिलिकॉन के आगे जर्मेनियम है और स्टूडेंट इसका रेडियस है 122 पिकोमीटर, फिर टिन का रेडियस है 140 पिकोमीटर और फाइनली लेड का रेडियस है 146 पिकोमीटर। स्टूडेंट्स नो डाउट के ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें ना, साइज तो इंक्रीज कर रहा है, कार्बन पे सिलिकॉन, कार्बन से सिलिकॉन पे जाते हैं तो साइज में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक रेडियस 77 और जो सिलिकॉन का एटॉमिक रेडियस है दैट इज 118 पिकोमीटर, तो ये इजाफा बहुत ज्यादा हो गया। इस इजाफे की वजह क्या है कि जब आप कार्बन से सिलिकॉन पर जाते हैं शेल की तादाद इंक्रीज करती है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से सिलिकॉन का रेडियस कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द कार्बन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होती है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि जब आप कार्बन से सिलिकॉन पे गए तो एक शेल बढ़ा और रेडियस में भी इजाफा अच्छा खासा आया, लेकिन स्टूडेंट जब आप सिलिकॉन से जर्मेनियम पर जाते हैं तो जो सिलिकॉन है उसका रेडियस है 118 पिकोमीटर, लेकिन जब आप जर्मेनियम पर जाते हैं तो उसका रेडियस है 122 पिकोमीटर। अब स्टूडेंट ये बात गौर करने वाली है कि रेडियस में इजाफा तो हुआ, लेकिन कार्बन सिलिकॉन की निस्बत ये जो इजाफा है किस में, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ये इजाफा बहुत ही कम है, यानी इट इज ओनली 4 पिकोमीटर। अब हालांकि शेल की तादाद बढ़ी है तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जो जर्मेनियम है उसका रेडियस बढ़ा लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ही कम। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सिलिकॉन के पेनल्टीमेट शेल में s और p ऑर्बिटल मौजूद हैं एंड s एंड p ऑर्बिटल हैव लार्ज शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब जब आप सिलिकॉन से जर्मेनियम पर आते हैं तो स्टूडेंट जर्मेनियम में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है किसकी, d ऑर्बिटल की। इवन जर्मेनियम में भी और टिन में भी दोनों में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है d ऑर्बिटल की। स्टूडेंट जब दोनों में d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, d में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चूंकि d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, इसका मतलब यह है कि यह न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में जो रिडक्शन है वो कम करता है। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में रिडक्शन में, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है उसमें जब कमी कम आएगी तो इसका मतलब यह होगा कि न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा, जिसकी वजह से जितना साइज इंक्रीज करना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं करता। इसी तरह स्टूडेंट जब आप टिन से लेड की तरफ जाते हैं तो टिन का एटॉमिक रेडियस है 140 पिकोमीटर और लेड का एटॉमिक रेडियस है 146। नो डाउट के रेडियस अब भी बढ़ा, लेकिन इसमें इजाफा इतना ज्यादा नहीं हुआ। अगेन स्टूडेंट्स उसकी वजह यह है कि लेड में जाके पेनल्टीमेट शेल में f ऑर्बिटल अपीयर हो जाता है और जो f ऑर्बिटल है इसका शील्डिंग इफेक्ट कहीं ज्यादा पुअर है
एज कंपेयर टू द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की रिडक्शन है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी है, वो किसी हद तक क्या हो जाती है, कम, यानी उसका होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या हो जाता है, ज्यादा, जिसकी वजह से साइज में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कार्बन टू सिलिकॉन की भी रीजन बता दी, फिर सिलिकॉन से मैंने जर्मेनियम और टिन से फिर लेड की भी रीजन बता दी, और इसमें मैंने एनएसआर किया, इसमें मैंने मुद्दा डाला किस पर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज आयोनिक रेडियस, और स्टूडेंट यहां पे जो मैंने आयोनिक रेडियस लिया है दैट इज ऑफ +2 आयन, यानी जब वो आयन किसकी शक्ल में है, +2 की शक्ल में है। और स्टूडेंट जो फैक्टर्स, जो ट्रेंड्स एटॉमिक रेडियस के होते हैं, याद रखिएगा वही फैक्टर किसके हैं, आयोनिक रेडियस के। यानी अगर एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम जाते हुए इंक्रीज कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो आयोनिक रेडियस है दैट आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड, इसमें कोई भी हमारे पास एक्सेप्शन मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए चूंकि साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और रियलिटी में भी ऐसा ही अगर आप देखें तो कार्बन और सिलिकॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, कार्बन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 1086 किलो जूल पर मोल, और जो सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 786 किलो जूल पर मोल। इसी तरह मैंने स्टूडेंट आपके सामने जर्मेनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी भी रख दी दैट इज, और जो जर्मेनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो आप देख सकते हैं कि इट इज ओनली 762 किलो जूल पर मोल। तो यानी डाउन द ग्रुप जाते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, हमारे पास डिक्रीज। अब स्टूडेंट यहां पे भी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। अगर आप कार्बन से सिलिकॉन पर आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा क्या कर जाती है, डिक्रीज। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन में कमी आई है वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप सिलिकॉन से जर्मेनियम पर जाएं या टिन पर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, लेकिन ये जो डिक्रीज है इसमें को बहुत ज्यादा इजाफा नहीं, यानी डिक्रीज तो की, लेकिन जैसे कार्बन और सिलिकॉन में बहुत फर्क आ गया था, इसी तरह सिलिकॉन और जर्मेनियम में इतना फर्क नहीं है, या जर्मेनियम और टिन में इतना फर्क नहीं है। स्टूडेंट, इसकी वजह अगेन यही है कि जो जर्मेनियम और टिन है इनमें डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी ऑर्बिटल का, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी साइज के बढ़ने की वजह से कम होनी चाहिए थी उतनी डिक्रीज नहीं होती। स्टूडेंट्स, लास्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है दैट इज ऑफ टिन एंड लेड। तो स्टूडेंट, अगर आप गौर करें, होनी लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए थी और टिन की ज्यादा, लेकिन रियलिटी ये है कि टिन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है और लेड की क्या है, ज्यादा। यानी लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी है 715 किलो जूल पर मोल, और जो टिन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 708 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स, अब ये क्या मामला है, हालांकि लेड का साइज टिन से बड़ा है तो लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, कम। स्टूडेंट, याद रखिएगा इसकी दो वजूहात है। एक वजह यह है कि स्टूडेंट, जब आप टिन से लेड की तरफ आते हैं तो टिन का एटॉमिक नंबर है 50, लेड का एटॉमिक नंबर है 82। तो जब आप टिन से लेड की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स तो 32 यूनिट्स न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज, यानी 32 प्रोटॉन का क्या हो जाता है, इजाफा। इतना इजाफा ग्रुप 4th ए एलिमेंट के किसी भी दो मेंबर्स के दरमियान में नहीं। इवन आप कार्बन से सिलिकॉन आते हैं तो जो प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है दैट इज ओनली 8। तो सबसे ज्यादा जो इजाफा आ रहा है वो किस केस में, टिन और लेड। तो आप कहेंगे चूंकि न्यूक्लियर चार्ज 32 यूनिट्स इंक्रीज कर गया, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और दूसरा स्टूडेंट, लेड में जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें एफ और डी ऑर्बिटल्स हैं, और आपने अभी पढ़ा कि जो एफ और डी ऑर्बिटल हैं दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी टिन से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और स्टूडेंट, ये बात भी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। तो जब आप ग्रुप में
टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस चूंकि इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज, और ऑलमोस्ट ये विदाउट एक्सेप्शन हमारे पास एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम की। तो जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं साइज क्या कर जाता है, साइज हमारे पास इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। और अगर आप गौर करें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 2.5 और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1.8। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू द कार्बन, तो इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज। लेकिन स्टूडेंट यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है दैट इज 1.8 और लेड पे जाकर के इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है, 1.9। यानी दो बातें हो गई, एक तो सिलिकॉन से लेके टिन तक क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है 1.8 और फिर लेड की क्यों बढ़ जाती है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.8, 1.8 और 1.8, इसकी वजह ये है कि इनमें सिलिकॉन की तो चले कम होगी ना, सिलिकॉन की जब आप जर्मेनियम और टिन पर आते हैं तो इन दोनों की कम होनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों की सेम है, किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि जो जर्मेनियम और टिन है इनके अंदर क्या होता है, फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम। और जो लेड है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक यूनिट इन 0.1 यानी 1.8 से 1.9 थोड़ी सी इंक्रीज कर गई तो उसकी वजह अगेन क्या है कि उसका जो एफ ऑर्बिटल है वो फील्ड है और उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ा सा उल्ट क्या कर जाता है, इंक्रीज, हालांकि करना क्या चाहिए था, डिक्रीज। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करें तो मैंने एक साइड पे अगेन आपके पास ग्रुप 4 एक एलिमेंट्स लिख दिए और दूसरे कॉलम में मैंने इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लिख दिए। स्टूडेंट 4th ए ग्रुप में कार्बन एंड सिलिकॉन हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से हाई है बिकॉज बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन एग्जिस्ट एज जॉइंट स्ट्रक्चर, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। याद रखिएगा ये आपने पढ़ा भी है कि जो एलिमेंट जितने बड़े स्ट्रक्चर के तौर पर एग्जिस्ट करेगा उसमें फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। आपको पता है कि जो कार्बन है इसके जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पर ये हो सकता है डायमंड की शक्ल में, ये हो सकता है ग्रेफाइट की शक्ल में, ये हो सकता है बक्कीबाज की शक्ल में, तीनों का जॉइंट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बहुत हाई। स्टूडेंट जब आप कार्बन से सिलिकॉन पर आते हैं तो नो डाउट कि सिलिकॉन भी जॉइंट स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिलिकॉन का जॉइंट स्ट्रक्चर स्मॉलर है एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। तो इस वजह से सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट बकिया मेंबर से तो ज्यादा है लेकिन कार्बन की निस्बत कम है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर का साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू द डायमंड और ग्रेफाइट। अब जब आप स्टूडेंट्स मूव करते हैं कहां से कहां तक, जर्मेनियम से लेड की तरफ मूव करते हैं, तो स्टूडेंट दीज आर, इनमें जो जर्मेनियम हम पढ़ेंगे अभी कि ये हमारे पास मेटलाइड है, टिन और लेड हमारे पास क्या है, मेटल्स। तो स्टूडेंट आपने ये बात बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, इवन बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, और चार्ज डेंसिटी बराबर है चार्ज ओवर साइज। तो इसका मतलब है जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं यानी फ्रॉम जर्मेनियम टू लेड आते हैं तो चूंकि साइज इंक्रीज करता है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, डिक्रीज। और स्टूडेंट यही वजह है कि जब आप लोग क्या करते हैं जर्मेनियम से टिन की तरफ आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन स्टूडेंट इंटरेस्टिंग बात जो यहां पे एक्सेप्शन डेवलप होती है, जब आप टिन से लेड की तरफ जाते हैं तो लेड का साइज तो टिन की निस्बत भी क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब है कि जो लेड है इसका मेल्टिंग पॉइंट टिन से क्या होना चाहिए, कम। लेकिन जरा आप गौर करें जो लेड है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, और टिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम। स्टूडेंट इसकी वजह यह है कि यहां पे आके टिन से लेड पर जाते हुए मेटेलिक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। याद रखिएगा जो लेड है इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और जो टिन है इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है टेट्रा
हेड्रल। तो चूंकि मेटेलिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट में क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने हर एलिमेंट की इंडिविजुअली अलग-अलग आपके साथ मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से वेरिएशन को डिस्कस किया। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक भी डायरेक्टली है किसके साथ, स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड। तो टॉप टू बॉटम जाते हुए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। कार्बन और सिलिकॉन का तो डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं बहुत बड़े स्ट्रक्चर के तौर पर। लेकिन स्टूडेंट यहां पे जो मैं आपसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूं, अगर आप गौर करें ना, तो मैंने कार्बन के साथ सब्लाइम लफ्ज लिख दिया। सब्लिमेशन का मतलब है कि किसी सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग द लिक्विड फेज। अब ज़हन में क्वेश्चन आता है कि सर ये कैसे मुमकिन है कि डायमंड है या ग्रेफाइट है, कार्बन जिसमें शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको सब्लाइम कर सकें। मेरे बेटा एक बात अपने जहन में बिठा लें कि आप किसी भी सब्सटेंस की क्या करवा सकते हैं, सब्लिमेशन करवा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप आइस की भी क्या करवा सकते हैं, डायरेक्ट सब्लिमेशन, यानी आइस को आप डायरेक्ट वाटर वेपर्स में भेज सकते हैं जब आप इसका एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। और अगर आप आइस का एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दें 0.06 atm और आप इसको हीट सप्लाई करें तो आइस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किस में, वेपर्स में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने कार्बन के साथ सब्लिमेशन का लफ्ज यूज कर दिया तो आप कार्बन को सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में लेके जा सकते हैं जब आप एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करके इसे क्या सप्लाई कर देते हैं, हीट, टेम्परेचर हाई देते हैं, तो ये भी डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी बराबर है किसके, मैस ओवर साइज के। तो आप गौर करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हुए मैस क्या कर रही है, इंक्रीज, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसकी जो प्रॉपर्टी है डेंसिटी की फोर्थ है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं। टॉप टू बॉटम जाते हुए सिंपली इसकी जो डेंसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके साथ वन बाय वन तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ग्रुप 4th ए एलिमेंट्स की स्टडी किया। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कार्बन सिलिकॉन के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो शेयर करता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम। स्टूडेंट इनमें सबसे पहले है मेटेलिक करैक्टर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में कि मेटेलिक करैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उसका मेटेलिक करैक्टर उतना कम, यानी नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा। और याद रखिएगा कि मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अगर मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसा कि द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड। कार्बन टू लेड पर जाते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। फिर विच इंक्रीजेस मेटेलिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स, ये वही बात है जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की। तो स्टूडेंट अगर आप देखें ना ग्रुप 4th ए के एलिमेंट्स को, तो इनमें जो कार्बन और सिलिकॉन है, दीज टू आर नॉन मेटल्स। और जर्मेनियम क्या है, मेटलाइट। मेटलाइट सेमी मेटल, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है और कुछ नॉन मेटल से, लेकिन टिन एंड लेड आर प्योरली मेटल्स। स्टूडेंट मैं आपसे यहां पे एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं सिलिकॉन के हवाले से। जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद द नॉन मेटल्स। ज्यादातर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं, बट इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी and some physical properties resembles with the semi metal। ये सेमी मेटल के तौर पे भी रिजेंबल, सेमी मेटल के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, रिजेंबल। और यही वजह है कि सेमी कंडक्टर के बनाने में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, सिलिकॉन का। लेकिन बहरहाल हम सिलिकॉन को कंसीडर करते हैं क्या स्टूडेंट्स, नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। लेकिन मैंने आपको यह भी बात क्लियर कर दी कि इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं किसके साथ, सेमी मेटल यानी मेटालाइट्स के साथ। स्टूडेंट नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, कैटिनेशन। स्टूडेंट कैटिनेशन का दूसरा नाम है सेल्फ
लिंकेज। अब लफ्जी डेफिनेशन बता देते हैं। सेल्फ लिंकेज यानी सेल्फ अपने आप, लिंकेज जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। तो कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? द लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड कैटिनेशन। यानी एक जैसे एटम का आपस में मिलकर लॉन्ग चेन्स प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स अब जरा गौर कीजिएगा, ग्रुप 4th A एलिमेंट्स शो कैटिनेशन, ये कैटिनेशन शो करते हैं, बट दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी डाउन द ग्रुप जाते हुए ये प्रॉपर्टी क्या करती है? डिक्रीज करती है। आप अंदाजा कर लीजिए कि अगर आप ग्रुप 4th A में कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन नॉट ओनली इन द ग्रुप 4th A बट एज ए होल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो कैटिनेशन है दैट इज ऑफ कार्बन। इसी वजह से तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं इनकी तादाद क्या है? मिलियंस में, बहुत ज्यादा है। जब आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन कैटिनेशन करता है लेकिन लेस एज कंपेयर टू द कार्बन। और जब आप सिलिकॉन से जर्मेनियम पर आते हैं तो जर्मेनियम में जो कैटिनेशन है दैट इज इवन मोर लेस देन द कैटिनेशन इन सिलिकॉन और कार्बन। और जब आप बात करते हैं टिन और लेड की, दे हार्डली शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। अब स्टूडेंट, अब मैंने यहां पे ये कह दिया कि प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, मैंने आपको जस्टिफाई भी किया एलिमेंट से। सर रीजन क्या है कि कार्बन मैक्सिमम शो करता है और डाउन द ग्रुप जाते हुए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है? तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, वो क्या कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करते हुए कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन शो कर सकता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंडीशंस फॉर कैटिनेशन, अगर कोई एलिमेंट कैटिनेशन शो करता है देन इट हैव टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। उनमें स्टूडेंट जो पहली कंडीशन है, दैट एलिमेंट मस्ट फॉर्म 2 और मोर बॉन्ड्स, या दैट एलिमेंट मस्ट हैव वैलेंसी 2 और मोर देन 2, यानी एट अ टाइम वो 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाए। दूसरी बात स्टूडेंट, बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद इट्स ऑन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। तो दूसरे पॉइंट में मैंने ये बात कही कि अगर कोई एलिमेंट कैटिनेशन करना चाहता है तो जब वो अपने जैसे ही एलिमेंट से मिले तो उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कंपेयर टू जब वो एलिमेंट किसी और के साथ मिले। जैसा कि मैं आपसे कहता हूं भाई कार्बन मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है, इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। और अगर आप फैक्ट्स देखें ना स्टूडेंट, तो फैक्ट्स देखने से आपको पता चलेगा कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसकी एनर्जी होती है 348 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है चूंकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्टेबल है। तो इसका मतलब है कार्बन अपने जैसे ही कार्बन के साथ मिलकर बहुत ह्यूज लंबी लंबी क्या बना देता है? चेन बना देता है। अगर स्टूडेंट मैं कार्बन ऑक्सीजन की बात करूं ना तो इसकी भी एनर्जी ऑलमोस्ट इतनी है जितनी कार्बन कार्बन की। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? दैट इज 358 किलो जूल पर मोल। यानी कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलकर भी स्टेबल बॉन्ड बना लेता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी मिलकर स्टेबल बॉन्ड बना लेता है। तो कार्बन में जो कैटिनेशन है उसकी अब वजह क्या है? उसकी भी स्टूडेंट 2-3 रीजंस हैं। एक तो कार्बन का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? ज्यादा। दूसरी वजह यह है कि कार्बन एट अ टाइम 4 और कार्बन के साथ क्या हो सकता है? कंबाइन हो सकता है। बहरहाल स्टूडेंट्स, अब अगर आप, ये तो मैंने बात कर दी कार्बन की, लेकिन अगर आप कार्बन के बिल्कुल नीचे सिलिकॉन की बात करते हैं तो स्टूडेंट सिलिकॉन सिलिकॉन से मिलना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो सिलिकॉन है उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 226 किलो जूल पर मोल, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 368 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी 368 किलो जूल पर मोल है तो सिलिकॉन सिलिकॉन से मिलना पसंद नहीं करेगा बल्कि सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलना पसंद करेगा। और यही वजह है कि अगर आप सिलिकॉन को गौर से देखें तो दो सिलिकॉन आपस में जुड़े होते हैं, किसके जरिए से? ऑक्सीजन के जरिए से। यानी सिलिकॉन के एटम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते बल्कि अल्टरनेटिवली अटैच होते हैं, किसके साथ जरिए से? ऑक्सीजन के जरिए से। इसका मतलब है कि सिलिकॉन की कैटिनेशन करने की सलाहियत क्या है? कम है। नेक्स्ट आ रही है स्टूडेंट जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कार्बन
एंड सिलिकॉन फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। और आपने ये पहले चैप्टर में भी बात पढ़ी है कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन बनाती हैं? नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब है कार्बन और सिलिकॉन चूंकि नॉन मेटल है तो इनके ऑक्साइड्स भी क्या होंगे? एसिडिक। जबकि स्टूडेंट जर्मेनियम, टिन और लेड, दीज थ्री फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, अब यहां पे भी एक यहां पे भी कंफ्यूजिंग बात है। सर आपने कहा कि जो जर्मेनियम है ये हमारे पास क्या है? एक मेटलाइट। तो सर इसको तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो स्टूडेंट इसको तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना लेना चाहिए। लेकिन सर यहां पे ये जो टिन और लेड है, दीज आर मेटल, इनके ऑक्साइड क्या होने चाहिए? बेसिक होने चाहिए। नो डाउट स्टूडेंट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन गौर कीजिएगा कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं? मेटल्स। जो ग्रुप 4th ए की मेटल्स हैं, इनका मेटेलिक करैक्टर कम है एज कंपेयर टू द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। तो चूंकि इनका मेटेलिक करैक्टर कम है, वो आपको पता है, चूंकि इनकी आयन एनर्जी ज्यादा है, ये लेफ्ट टू राइट पर मौजूद है, तो चूंकि इनका मेटेलिक करैक्टर कम है, इसका मतलब इनके ऑक्साइड की बेसिसिटी भी क्या होगी? कम। तो हम कह देते हैं कि इनका जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, इनके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कार्बन और सिलिकॉन है, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये बात वैसे मैंने पहले भी आपसे भी रिपीट की, एसिडिक ऑक्साइड्स। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो कार्बन एंड सिलिकॉन है, दे फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड से क्या मुराद है? कि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। दे फॉर्म क्लोराइड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है ये भी 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड यानी CH4 को प्रोड्यूस करता है, और सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर SiH4 यानी सिलिकॉन हाइड्राइड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट आज के लेक्चर में सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल बात, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टूडेंट जो लफ्ज इनर्ट है, जब भी किसी चीज के साथ आप इनर्ट का लफ्ज यूज कर लेते हैं ना, तो इनर्ट से क्या मुराद होता है? लो रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो? बहुत कम। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट रेडिली माने जल्दी से, स्पीड से, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो वैलेंस शेल में तो मौजूद हो लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे, दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है? इससे पहले जरा गौर कीजिएगा, मैं थोड़ी सी दोबारा कॉन्फ़िगरेशन की बात करने लगा हूं 4th ए एलिमेंट्स की। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4th ए आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। और अगर आप इनसे पेयर बनाने लगे तो पेयर कितने बनते हैं? 2 पेयर्स। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और अगर पेयर की बात की जाए तो वो पेयर कितने बनेंगे? 2 पेयर्स। स्टूडेंट मैं आपके सामने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने लगा हूं 4th ए ग्रुप की। तो आप देख सकते हैं कि 4th ए ग्रुप में NS में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2। इसी तरह NP में भी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2। होता क्या है कि ये NS से एक इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर जाता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द NP। जब स्टूडेंट ये NS से इलेक्ट्रॉन निकल के NP की तरफ चला जाता है तो अब इनमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 4। अब यहां पे ये जो NS और NP ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये जो 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं स्टूडेंट्स, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो उसके नतीजे में
जिस एलिमेंट के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके टोटल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 4, या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब यहां पे ये तो मैंने आपको बताया जब वो 4 बॉन्ड बनाता है, जैसा कि अब जरा गौर कीजिएगा जो 4th ए ग्रुप के पहले 3 मेंबर्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे ऑलवेज शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्टूडेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है दे यूज ऑल ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्डिंग पर्पस। और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से थे? 2 इलेक्ट्रॉन NS के और 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे? NP के। वो दोनों बॉन्डिंग के लिए यूज करते हैं और इस तरह से वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कितनी 4 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप स्टूडेंट्स हमारे पास जर्मेनियम से मूव करते हैं टिन और लेड, तो स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ना तो जो टिन और लेड है ये ना सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बट दे आल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि अगर ग्रुप 4th ए के एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि ये अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को NS के भी NP के भी इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में क्या करवा लेते हैं? पार्टिसिपेट करवा लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं टिन और लेड की तो टिन और लेड में ये +4 शो करेंगे जब ये यूटिलाइज करवाएंगे ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल यानी NS के भी और NP के भी। लेकिन स्टूडेंट्स जब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो इस केस में दे only use the electrons that are present in NP orbital। यानी जब ये +2 शो करेंगे तो उस वक्त ये अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेंगे विच आर प्रेजेंट इन द NP यानी P ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि अगर एक और बात पहले समझ लें फिर मैं इसकी रीजन बताता हूं। अगर लेड अपने चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करे यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो मैं कहूंगा कि इट इज कॉल्ड प्लम्बिक यानी PbCl2 तो PbCl4। तो स्टूडेंट इसमें जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4 यानी प्लम्बिक। और अगर इसी तरह से टिन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करता है तो मैं कहूंगा इट इज स्टेनिक यानी SnCl4। स्टूडेंट्स अगर लेड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करता है और वो आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास P के। तो इस केस में मैं कहूंगा प्लम्बस यानी Pb2 PbCl2 में। और अगर टिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को NP वाले को यूज करता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? स्टेनस यानी स्टेनस में Sn+2 और किस कंपाउंड में? जैसा फॉर एग्जांपल SnCl2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये उठता है कि सर लेड और टिन में ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने वैलेंस शेल में मौजूद s इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करवाया, सिर्फ पार्टिसिपेट करवाया P के इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स इसकी वजह याद रखिएगा ये है कि याद रख लें कि नो डाउट कि वैलेंस शेल में s के इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, P के इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। मुझे जरा खुद जरा सोचिएगा कि वैलेंस शेल में s के इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, P के भी। बताइएगा न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन से हैं? S न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है कि P? तो यकीनन आप कहेंगे कि सर S पहले आता है, S न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है और P बाद में आता है, P न्यूक्लियस से दूर है। इसका मतलब है कि S के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड क्या है? ज्यादा। और P के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड क्या है? कम। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि NP के इलेक्ट्रॉन NS की निस्बत न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस की NP के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। जब न्यूक्लियस की NP के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि NP के इलेक्ट्रॉन को आप इजीली एक्साइट भी करवा सकते हैं, आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो जब NP के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना, रिलीज करवाना आसान है एज कंपेयर टू द NS इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि टिन और लेड बॉन्डिंग के लिए किन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करेंगे? NP के इलेक्ट्रॉन को। और NS के जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट रहेंगे, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है कि उनमें NS के इलेक्ट्रॉन इनर्ट होने की वजह से टिन और लेड शो करेंगे कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टूडेंट्स इसकी एक और रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने क्या कहा कि जब टिन और लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो इसमें NP के इलेक्ट्रॉन्स होंगे
और जब ये +4 शो करेंगे तो NS के भी होंगे और NP के भी होंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। अब जब स्टूडेंट्स लेड अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज करता है या टिन अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूज करता है PbCl4 में या SnCl4 में, तो यहां पे लेड और टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4+4। और जब ये दो दो यूज करते हैं, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, तो यहां पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये PbCl2 में है, SnCl2 में है, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम है एज कंपेयर टू इन PbCl4 या इन SnCl4। स्टूडेंट्स, आपने फजान्स रूल बड़े डिटेल से पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। फजान्स रूल कहता है कि जो कोवलेंट करैक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द polarizing power and that is directly proportional to the charge density। यहां स्टूडेंट मैं आपको और आसान कर दूं तो याद रखिएगा कोवलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो PbCl4 और SnCl4 में जो मेटल कैटाइन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड एंड टिन इन देयर डाइक्लोराइड्स। तो अब चूंकि PbCl4 और SnCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि इनमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि Pb+4 और SN4+4 ये दोनों लेस स्टेबल हैं एज कंपेयर टू द Pb2+ और SN2+, क्योंकि जब लेड Pb2+ की शक्ल में होगा, टिन SN2+ की शक्ल में होगा, दे आर डोमिनेंटली आयोनिक और आयोनिक बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर। और जब ये Pb+4 और SN+4 की शक्ल में होगा, दे आर डोमिनेंटली कोवलेंट और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है, जिसकी वजह से ये आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं, यानी ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करना पसंद नहीं करते। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिस्कस किया। और जाते हुए एक बात अपने जहन में रखिएगा कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज डोमिनेंट इन हैवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जैसा कि हमने अभी बड़ी डिटेल से डिस्कशन की। ये टिन और लेड में प्रोमिनेंट होता है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में प्रोमिनेंट नहीं होता। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की ये तमाम बातें समझ आई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम, करम और फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।